हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे और इन प्रश्नों के अन्य इन प्रश्नों के माध्यम से जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं या जो इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी हम इस प्रश्न में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। आज का जो वीडियो है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको कुछ नए तरीके से देखने को और सीखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताना है आपको कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? साथियों, उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह सिद्धांत जो है वस्तुतः किसने दिया? ह्यूगो डिब्रिस द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार सभी जातियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है जो सभी में भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया था ह्यूगो डी ब्रिस ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? साथियों, करंट का प्रश्न है। आप सभी को पता है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस करंट के भी मिल सकते हैं। इस वीडियो में साथियों हमने मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हूबहू, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो साथियों, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में 26 फरवरी 2024 को किया गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना, स्पेन में। यहाँ पे बार्सिलोना में जो लिखा हुआ साथियों, लिखने में मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की स्थापना का आयोजन हुआ था साथियों, वह कब हुआ था? 26 फरवरी 2024 को स्पेन के बार्सिलोना में, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साथियों, आप सभी को पता है कि नींबू खट्टा क्यों होता है। तो उसमें अम्ल पाया जाता है, कौन सा? सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल, जिसे आप साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और यह जो किसके लिए महत्वपूर्ण है साथियों? हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग जो है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द ग्रेट निकोबार द्वीप। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो आपको याद रखना है, द ग्रेट निकोबार द्वीप जो है साथियों, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह सबसे बड़ा द्वीप है। कहाँ का? भारत का। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है साथियों, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है आपका इस प्रश्न का उड़ीसा। उड़ीसा साथियों भारत में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादित करने वाला राज्य है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, भारत का अकेला उड़ीसा राज्य जो है वह कुल लौह उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादित करता है। वर्तमान में भारत में जो लोहा उत्पादित राज्य हैं उनमें से उड़ीसा 1 नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, गोवा तीसरे नंबर पे और झारखंड चौथे नंबर पे। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड यह लोहा उत्पादक राज्य हैं प्रमुख भारत के। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। गैरी कस्पारोव किस खेल से संबंधित हैं? गैरी कस्पारोव साथियों यह किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गैरी कस्पारोव एक रूसी शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गैरी कस्पारोव साथियों यह एक शतरंज के खिलाड़ी हैं जो कि कहाँ से संबंधित हैं? रूस देश से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। डोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध है साथियों, जो डोनवास क्षेत्र है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोयला के लिए। कोयला के लिए साथियों डोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डोनवास क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप के बड़े खनन और औद्योगिक क्षेत्र अपने बड़े कोयला भंडार के लिए उल्लेखनीय है। यह यूरोप में स्थित है और यह अपने बड़े कोयला क्षेत्र खनन के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी कोयले का भंडार पाया जाता है यहाँ पे, इसलिए इसके कारण यह प्रसिद्ध है। हमारा आज का 8वां प्रश्न है साथियों,
आप देख पा रहे हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी जीव है? तो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आपका पादप। जो पौधे हैं साथियों, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव में यह आते हैं। तो आपका करेक्ट यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं पादप कोशिकाएं बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक एवं स्वपोषी होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, जिससे यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल के माध्यम से साथियों, आप सभी को पता है पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण सूर्य की उपस्थिति में यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए यह स्वपोषी हैं। निम्न में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख साधनों में नहीं है? साथियों, यह अर्थशास्त्र का प्रश्न है। कौन उत्पादन के 4 प्रमुख साधनों में शामिल नहीं है? तो उत्पादन के प्रमुख 4 साधन भूमि, श्रम, उद्यमिता और क्या माना गया है, पूंजी माना गया है। तो यहाँ पे व्यय जो है साथियों, यह जो है नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यह जो है उत्पादन के 4 प्रमुख साधनों में शामिल नहीं है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, व्यय अर्थशास्त्री उत्पादन के कारकों को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। व्यय जो है यह आपका करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्री उत्पादन के कारकों को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्रिकेट की साथियों अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का आईसीसी। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे साथियों, आईसीसी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीसी का पूरा नाम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी का पूरा नाम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। 1909 में इसकी स्थापना की गई। आईसीसी की स्थापना साथियों कब की गई? 1909 में। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय पे किस नाम से? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम से की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय 2005 में लॉर्डर्स, यहाँ पे लॉर्डर लिखा हुआ है, लॉर्डर्स हो जाएगा, लॉर्डर्स से दुबई लाया गया था। तो वर्तमान समय में आपको याद रखना है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। इसका पूरा नाम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? साथियों, इनमें से कौन सी कोशिका है जो प्रतिरक्षा पैदा करती है? तो आप सभी को पता है कि जो WBC है उसके 5 प्रकार होते हैं। उसी में से साथियों जो प्रतिरक्षा पैदा करती है उसका नाम क्या है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट साथियों यह प्रतिरक्षा पैदा करती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नसिका में पाई जाने वाली कर्णिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती हैं। यह वास्तव में श्वेत रुधिर कर्णिकाएं होती हैं। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है कि जो लिम्फोसाइट है यह जो है प्रतिरक्षा पैदा करती है हमारे शरीर में। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? साथियों, उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी साथियों, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। वह कब बनी थी, न्यायाधीश बनी थी सुप्रीम कोर्ट की? तो 1989 में। 1989 में 1989 में साथियों यह सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायमूर्ति कौन बनी थी? फातिमा बीबी। 13वां प्रश्न है साथियों आज का हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न का कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्य प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को साथियों सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। यहाँ पे चरण लिखा हुआ साथियों, यह एक क्या है? सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग जो है पट्टी के रूप में किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है साथियों CaSO4 H2O, इन दोनों का मिश्रण है 1/2 में। तो आपको याद रखना है आधा आधा इनका मिश्रण है।
चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अथर्ववेद डैश खंडों का एक संग्रह है। साथियों, जो अथर्ववेद है वह कितने खंडों का एक संग्रह है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अथर्ववेद है साथियों, यह 20 खंडों का एक संग्रह है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अथर्ववेद एक 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद मंत्रों, प्रार्थनाओं और भजनों का वैदिक युग का संग्रह है। वैदिक युग साथियों वैदिक युग से संबंधित है। आप सभी को पता है अथर्ववेद काफ़ी पुराने समय से संबंधित है। इसमें लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का भी संग्रह है। तो आपको याद रखना है इसमें कुल कितने मंत्र हैं? लगभग 6000 मंत्र और 730 भजन संग्रह हैं अथर्ववेद में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न को। आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है साथियों। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। आपको पता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है यह भाषाओं से संबंधित है। साथ ही साथ इससे जो कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वह भी आप देख सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में साथियों कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। 343 से 351 तक में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो साथियों, यह थे आज के हमारे 15 प्रश्न। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तब तक चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत